नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जीत में आपका स्वागत है। आज हम आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बेसिक अध्ययन करने वाले हैं और जब हम इनके बेसिक अध्ययन कर लेंगे तो इन्हीं से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब क्वेश्चन को करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल से। देखिए, जो सबसे छोटा जो कण होता है वो क्या होता है? परमाणु होता है, जिसको हम एटम बोलते हैं। और इस एटम से मिलकर अणु बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इस मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनता है? पदार्थ, जिसको हम मैटर बोलते हैं। देखिए, जो कॉपर होता है और गोल्ड होता है, ये एक ऐसा धातु है, ऐसा एलिमेंट है जिनके बारे में हमको पहले से पता है, लेकिन इसकी खोज किसने किया, इसका हमको कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतिहास में सबसे पहले जो खोजा गया तत्व है, एलिमेंट है, वो कौन सा है? तो इतिहास में सबसे पहले जो खोजा गया तत्व कौन सा है? फास्फोरस। फास्फोरस, जिसको हम पी से दिखाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर उठना चाहिए कि इस फास्फोरस की खोज कैसे हुई, किसने किया? तो बात है 1669 की। कब की बात है? 1669 की बात है, जब जर्मनी में एक हेनिंग ब्रांड नाम के व्यक्ति रहा करते थे। हेनिंग ब्रांड। और ये हेनिंग ब्रांड निकल जाते हैं कहाँ? पारस पत्थर की खोज करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं चकमक पत्थर। और ये वही चकमक पत्थर है जिसको आपस में रगड़ने से क्या लग जाता है? उसमें आग लग जाता है। और जब हेनिंग ब्रांड पारस पत्थर की खोज कर रहे थे तो लोग इसको पागल समझने लगे थे, लेकिन हेनिंग ब्रांड ने अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा और उन्होंने एक दिन एक छोटा सा बर्तन लिया और उस बर्तन में इन्होंने यूरिन को इकट्ठा किया, मूत्र को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद इसको इतना उबालते हैं कि जो इसका गाढ़ा पदार्थ होता है वो इसके तली में बैठ जाता है। और बैठने के बाद जब यही सूख जाता है तो सूखने के बाद जब ये हवा के संपर्क में आता था तो इसमें क्या लग जाता था? आग लग जाता था। और हमको पता है कि जो फास्फोरस होता है वो हवा के संपर्क में आने से क्या लग जाता है? उसमें आग लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होता है और इन्हीं क्रियाशीलता की वजह से फास्फोरस में हवा के संपर्क में आने से क्या लग जाता है? उसमें आग लग जाता है। और यही कारण होता है कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। अब हेनिंग ब्रांड ने फास्फोरस की तो खोज कर लिया, लेकिन हेनिंग ब्रांड ने एक छोटी सी गलती ये कर लिया कि इन्होंने जो फास्फोरस की खोज किया उसको लोगों को नहीं बताया। और जब तक कोई बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो उसको बताने के लिए एक नए साइंटिस्ट आते हैं 1680 में एक नए साइंटिस्ट आते हैं जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं, जिनका नाम क्या था? आर बायल, जिनको हम रॉबर्ट बॉयल भी बोलते हैं, जिसने बॉयल का नियम दिया था। और ये जो है हेनिंग ब्रांड ने पहले से खोज किया था फास्फोरस, उसी को लोगों तक पहुंचाता है कि भैया फास्फोरस नाम का भी कोई ऐसा एलिमेंट है, तत्व है, जो कि हवा के संपर्क में आने से क्या लग जाता है? उसमें आग लग जाता है। ये कौन बता रहे हैं? आर बायल, रॉबर्ट बॉयल बता रहे हैं। और इनके बाद आते हैं 1789 में आ जाते हैं लेवोसियर, जिसको हम एंटोनी वॉन लेवोसियर बोलते हैं। और इनके समय लगभग 33 तत्वों की खोज हो चुका था। इनके बाद आते हैं 1866 में आते हैं न्यूलैंड्स, जिनको हम जॉन न्यूलैंड्स भी बोलते हैं। और इनके समय लगभग जो है 56 तत्वों की खोज हो चुका था। और इनके बाद आते हैं 1869 में आते हैं मैंडलीफ। और जब मैंडलीफ आते हैं तो मैंडलीफ के समय लगभग 63 तत्वों की खोज हो चुका था। और आज वर्तमान में कुल 118 तरह के तत्वों की खोज हो चुका है। और ये वही 118 तरह के तत्व है जो आपके सामने कोई भी पदार्थ हो दिखाई दे रहे होंगे, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, एयरफोन हो, पेन, पेपर, कोई भी चीज हो जो आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, वो इन्हीं 118 तरह के एलिमेंट्स के यौगिक अर्थात इनके कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है। तो आज हम जो मैंने आपको नाम बताया, लेवोसियर, न्यूलैंड, मैंडलीफ, इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ाई करने वाले हैं कि इन्होंने आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में अपना क्या योगदान दिया। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं 1789 एंटोनी वॉन लेवोसियर। तो लेवोसियर ने आवर्त सारणी में अपना क्या योगदान दिया, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं एंटोनी वॉन लेवोसियर। एंटोनी वॉन लेवोसियर 1789। लेवोसियर, जब लेवोसियर आते हैं तो सबसे पहले इन्होंने ये काम किया। सबसे पहले तो इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, 3 एलिमेंट्स को ले लेते हैं। कौन कौन से? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, सोडियम का कितना होता है? 11, और पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है। जब ये तीनों एलिमेंट्स को लिए तो तीनों एलिमेंट्स क्या होते थे? मृदु होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और सॉफ्ट होने के साथ साथ ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। और जब ये क्रियाशील है तो ये हवा के संपर्क में आने से क्या लग जाता है? इसमें आग लग जाता है। अब
लेवोसियर जो 3 एलिमेंट्स लिए थे, इन तीनों एलिमेंट्स पर क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन प्रयोग करने के पहले जो इन्होंने क्या किया, इनको ऑर्बिट्स अर्थात इनके कक्षा में बांटने की कोशिश किया। जब इन्होंने लिथियम को लिया तो लिथियम का परमाणु क्रमांक तो 3 होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाते हैं, इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। जब इन्होंने सोडियम को लिया तो सोडियम का 11 होता है, पहली कक्षा तो 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया, उसके दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर लिया। इसके तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। और जब ये पोटेशियम को लेते हैं तो पोटेशियम का तो 19 होता है, पहली कक्षा फुलफिल हो गया, दूसरी कक्षा भी अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर लेते हैं, तीसरी कक्षा भी अपना ऑक्टेट रूल, और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते थे, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। और जब लेवोसियर ने इन तीनों एलिमेंट्स को कंपेयर किया, तुलना किया, तो उनको एक चीज का पता चलता है कि इन तीनों का गुण कैसा है, इनकी खासियत एक जैसा है, मतलब इनके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। और जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी भी बहुत कम है, जब इसकी एनर्जी बहुत कम है तो ये किसी दूसरे एलिमेंट से तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, और ले नहीं सकते तो क्या कर जाते हैं, ये किसी दूसरे एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। और ये तीनों एलिमेंट के गुण जो है, गुण खासियत एक जैसी है, तो एक जैसी ही तो इसका मतलब तो ये नहीं कि इसको एक जगह रख देंगे, तो एक जगह ना रखकर इसको क्या किया, इन्होंने 2 भाग में विभक्त कर दिया, 2 भाग में इन्होंने बांट दिया। तो वो कौन कौन से भाग में बांटे उनको हम जान लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने किस तरीके से बांटा होगा। तो मान लेते हैं कि आपको शक्कर की ज़रूरत है, और मान लेते हैं आपको चाय पत्ती की ज़रूरत है, और मान लेते हैं आपको नमक की ज़रूरत है। तो क्या आप इसके लिए आप कहाँ जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, तो क्या आप ये बोलते हो कि दुकानदार को कि शक्कर, नमक, चाय पत्ती, ये तीनों को एक पैकेट में पैक करके दे दीजिए। क्यों, क्योंकि ये अब क्या है, तीनों एक जैसा गुण है, मतलब तीनों का गुण क्या है, एक जैसा है, तीनों तो खाद्य पदार्थ है। तो क्या आप दुकानदार को ये बोलते हो कि शक्कर, नमक, चाय पत्ती तीनों को एक पैकेट में पैक करके दे दीजिए, ऐसा आप कभी नहीं बोलते हो ना। आप बोलते हो कि शक्कर के लिए आपको अलग पैकेट, न चाय पत्ती के लिए आपको अलग पैकेट, और न नमक के लिए आपको अलग पैकेट की ज़रूरत हो जाती है, इसलिए आप दुकानदार को ये सब अलग अलग बोलते हो कि अलग अलग पैकेट में पैक करके दे दीजिए। और जब आप मिक्स कब होता है, जब ये तीनों मिक्स कर लेते हैं तो एक यौगिक बन जाता है। लेकिन हमको यहाँ तो यौगिक तो बनाना ही है, कोई कंपाउंड तो बनाना ही नहीं है, तो क्या कर देते हैं, इसको हम अलग अलग पैकेट में पैक करके मांगते हैं। ठीक इसी तरीके से जो लेवोसियर थे, लेवोसियर के समय जो जितने भी एलिमेंट्स थे, उन सब एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इन्होंने अलग अलग रूप में, अलग अलग 2 भागों में बांट दिया। उन्होंने कैसे बांटे होंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं, जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक तो 11 होता है, पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। और जब ये अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यही इसकी वैलेंसी संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो ये बहुत कम है तो क्या कर जाते हैं, ये अपने स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब हर एक जो एलिमेंट होता है वो अपने स्टेबिलिटी, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए वो अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कर देते हैं, ये दान कर देते हैं। क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम है, इसलिए क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। तो जो एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का दान कर देते हैं, उसके लिए इन्होंने धातु नाम का ग्रुप बनाया, मेटल नाम का ग्रुप बनाया। और जो भी एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं उसको धातु वाले ग्रुप में रख दिया। और दूसरे इन्होंने एक ग्रुप बनाया कि जो एलिमेंट्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे क्लोरीन के बारे में बात कर लेते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर लेते हैं, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। और इसको कितनी की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि ये भी अपना स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, ऑक्टेट रूल पूरा करना चाहते हैं, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और सोडियम के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये किससे उधार ले लेते हैं, सोडियम से उधार लेते हैं, मान लेते हैं। तो इस तरीके से क्लोरीन को कितने की जरूरत है, 1 को, और सोडियम के पास 1 ज्यादा है, तो इस तरीके से हम दोनों को मिला लेते हैं तो हमको सोडियम क्लोराइड बन जाता है। मतलब इसको, ये भी अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर लिया और ये भी अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर लिया, ये दोनों स्टेबल हो गए, स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं और एक यौगिक कंपाउंड बना लेते हैं। मतलब जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ग्रहण, उसको उन्होंने अधातु नाम के ग्रुप बनाया, जिसको हम नॉन मेटल कहते हैं। इस तरीके से लेवोसियर ने संयोजकता, उनकी वैलेंसी को
आधार मानकर, किसको आधार माना इन्होंने, उनकी वैलेंसी संयोजकता को आधार मानकर दो ग्रुप में बांट दिया जितने भी एलिमेंट्स थे इनके समय। पहले ग्रुप इन्होंने धातु का ग्रुप बनाया, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं उनको धातु वाले ग्रुप में रख दिया, और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उनको अधातु नॉन मेटल वाले ग्रुप में रख दिया। और यहां से आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में तत्वों को धातु और अधातु ग्रुप में किसने विभाजित किया था, तो कौन थे वो, एंटोनी वॉन लेवोसियर 1789 में। और इतना सब करने के बाद भी इसमें कुछ कमी रह गया था, और उसी कमी को दूर करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आते हैं। और किसकी कमी को दूर कर रही है, लेवोसियर की कमी को दूर करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आते हैं, जो कि आ रहे हैं 1802 में। 1802 में एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या था, डाल्टन। और ये डाल्टन आते हैं, ये किसकी कमी को दूर कर रहे हैं, लेवोसियर की कमी को दूर कर रहे हैं। और ये क्या बोलते हैं कि जो एलिमेंट्स होंगे, जो तत्व होंगे, वो तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रख दिया इन्होंने। किसको रख दिया, बढ़ते हुए क्रम में। इसके समय जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी तत्व थे, उनको कैसे रख दिया इन्होंने, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। किसने, डाल्टन ने। और इसमें भी कुछ कमी रह गया था, उस कमी को दूर करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या था, डोबरनियर। और ये डोबरनियर किसकी कमी को दूर करने के लिए आ रहे हैं, डाल्टन की कमी को दूर करने के लिए आ रहे हैं। और जब डोबरनियर आते हैं तो 1817 में सबसे पहले तो ये तत्वों का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तत्वों का अध्ययन, सबसे पहले आया और तत्वों का अध्ययन किया 1817 में। और जब तत्वों का अध्ययन करते करते ये 1829 तक पहुंच जाते हैं, तो 1829 में जाकर इनको एक चीज का पता चलता है। जब उनको एक किसी चीज का पता चलता है तो वो सबसे पहले तो 3-3 के ग्रुप बना देते हैं, एक पेयर बना देते हैं। और ये 3-3 के जो ग्रुप बनाते हैं इनको क्या बोला जाता है, ट्रेड, त्रिक नाम दिया। क्या नाम दिया, तिर्यक, त्रिक या ट्रेड नाम दिया। और यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में तिर्यक नियम, ट्रेड लॉ, त्रिक नियम किसने दिया था, तो कौन थे वो, डोबरनियर ने दिया था 1829 में तिर्यक नियम दिया था। और इस तिर्यक नियम में भी कुछ नियम दे दिए थे इन्होंने। क्या बोले थे कि तिर्यक नियम कितने, 3 नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, 3 त्रिक नियम दिए थे। और हर एक त्रिक में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3-3 एलिमेंट होंगे, 3-3 तत्व होंगे हर एक तिर्यक में। और तीसरा इन्होंने दूसरा नियम दे दिया। और तीसरा नियम इन्होंने क्या बोल दिया कि जो तिर्यक होंगे उस तिर्यक में जो क्या होंगे, हर एक एलिमेंट जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे, परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे। और चौथा नियम इन्होंने ये दिया कि जो पहला एलिमेंट होंगे, जो त्रिक का पहला एलिमेंट होगा उनका परमाणु द्रव्यमान संख्या, तीसरा एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान संख्या तथा पहला और तीसरा एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान संख्या का औसत क्या होगा, दूसरा एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान संख्या होगा। ये आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि इसी के आधार पर इन्होंने ट्रेड लॉ या त्रिक नियम दिए थे। ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। और इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल में आपको ये पूछा जाता है कि इन्होंने जो त्रिक दिए थे उस त्रिक में कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज किए थे या एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इन्होंने जो पहला त्रिक दिया था उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो त्रिक दिया था उसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट को रखा था इन्होंने, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा। पहला त्रिक दिया इन्होंने कौन कौन से, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। और पहला त्रिक में पहला नियम कंप्लीट हो जाता है कि 3-3 एलिमेंट्स होना चाहिए। और वो एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में। देखते हैं होता है कि नहीं, कि लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 7, लगभग 7 होता है। और पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है, 39 होता है। अब इन दोनों का औसत होना चाहिए, मतलब पहला और तीसरा एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान संख्या का औसत क्या होता है, दूसरा एलिमेंट का द्रव्यमान संख्या होता है। तो जब इन दोनों को क्या कर लिए हम, औसत कर लेते हैं, तो क्या जाता है, 23 के लगभग आ जाता है। मतलब 23 किसका होगा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान संख्या होगा। इसका मतलब यह है कि यहां से ये भी चीज कंप्लीट हो जाता है कि क्या
कि उसका जो है क्या होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में। देखिए सबसे पहले छोटा ये, फिर बड़ा, उससे बड़ा क्या है, ये भी एक बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है उसके द्रव्यमान संख्या के आधार पर। तो इस तरीके से इन्होंने पहला त्रिक दिया। और दूसरा त्रिक इन्होंने कौन कौन से एलिमेंट्स को रख देते हैं दूसरे त्रिक में। दूसरे त्रिक में रखा इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम को रख दिया। दूसरे त्रिक में कौन कौन से एलिमेंट, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम को रख दिया। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है, और आपको बेरियम का कितना होता है, सॉरी बेरिलियम का कितना होता है, 137 होता है। जब आपको दोनों पहला और तीसरा पता है तो दूसरा का परमाणु द्रव्यमान संख्या यहां से हम निकाल सकते हैं डोबर्नियर के त्रिक नियम से। तो इन दोनों को जब हम औसत करते हैं तो कितना आ जाता है, लगभग 88.5, या फिर बोल सकते हैं इसको या 87 के आसपास आ जाता है, स्ट्रोंटियम का होता है। इस तरीके से इन्होंने तीसरा त्रिक दिया। दूसरा त्रिक तो ये हो गया। तीसरा त्रिक में कौन कौन से एलिमेंट को रखा है इन्होंने, तो तीसरा त्रिक में इसने रखा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रख दिया। तीसरा त्रिक में किसको रखा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान संख्या लगभग 35.5 होता है, आयोडीन का होता है 126.9, और ब्रोमीन का अगर हम दोनों का औसत निकाल लेते हैं तो लगभग 79.9 के आसपास होता है। इस तरीके से जो डोबर्नियर थे, डोबर्नियर ने सबसे पहले अपना आधार किसको माना, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या को अपना आधार माना, और इन्हीं के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा। और बढ़ते हुए क्रम के साथ इन्होंने सबसे पहले क्या दे दिया, ट्रेड लॉ दे दिया, त्रिक नियम दे दिए। और कितने त्रिक दिए इन्होंने, 3 त्रिक दिए। 3 त्रिक में भी हर एक में अलग अलग एलिमेंट को रखा। पहले त्रिक में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को रखा। दूसरे त्रिक में कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम को रख दिया। तीसरे त्रिक दिए इन्होंने किसको रखा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रख दिया। इस तरीके से आप 3 त्रिक देते हैं। और डोबर्नियर ने एक नोट डाल के आप लोग लिख लेंगे कि डोबर्नियर ने एक शब्द दिया था। क्या शब्द दिया थे, तो उन्होंने आवर्त नाम का शब्द दिया था, जिनको हम बोलते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक शब्द दिया था डोबर्नियर ने। और इस पीरियोडिक का मतलब भी उन्होंने बताया था कि जो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि बार बार रिपीट होना, किसी चीज की, किसी एलिमेंट्स, किसी भी पदार्थ की क्या होना, बार बार वो चीज रिपीट होना। जिस तरीके से आवर्त गति में एक पेंडुलम होता है ना, वो पेंडुलम एक बार फोर्स लगा देने से बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक इसी तरीके से जो होता है आवर्त का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होना। ये किसने बताया थे, डोबर्नियर ने। और डोबर्नियर ने ही ये पीरियोडिक शब्द दिए थे, आवर्त शब्द दिए थे 1829 में। इतने सब काम कर रहे। और डोबर्नियर के समय लगभग जो है 53 तत्वों की खोज हो चुका था, लगभग 53 तत्वों की खोज हो चुका था डोबर्नियर के समय। लेकिन इतना सब काम करने के बाद भी डोबर्नियर की इन जो एक्सपेरिमेंट किए थे या आवर्त सारणी में बांटने की कोशिश किया था, उसमें भी कुछ कमी रह गया था। और उसी कमी को दूर करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आते हैं। किसकी कमी को दूर करने के लिए, डोबर्नियर की कमी को दूर करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आते हैं, जिनका जो कब आ रहे हैं 1866 में। 1866 में एक नए साइंटिस्ट आते हैं। कब आ रहे हैं ये, 1866। 1866 में एक नए साइंटिस्ट आते हैं, जिनका नाम क्या था, न्यूलैंड। न्यूलैंड जिनका नाम था, जिनको हम जॉन न्यूलैंड भी बोलते हैं। और ये न्यूलैंड जब आते हैं तो ये डोबर्नियर की कमी को दूर करने के लिए आ रहे हैं। और इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट हुए उन सब ने अपना आधार माना, बेस माना। कि सबसे पहले किसने, लेवोसियर ने अपनी आधार किसको माने थे, उसकी वैलेंसी संयोजकता को आधार माना। और उसी के आधार पर उन्होंने धातु और अधातु नाम के 2 ग्रुप बना दिए। उसके बाद डोबर्नियर कौन आते हैं, डाल्टन आते हैं। और क्या बोलते हैं वो, कि परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। और उसके बाद आते हैं डोबर्नियर। तो डोबर्नियर क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा। और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, उनको 3 के ग्रुप बना दिया, जिसको उन्होंने त्रिक बताया, ट्रेड लॉ दिया। तो इस तरीके से सभी ने अपना आधार माना। इस तरीके से जब जॉन न्यूलैंड आते हैं 1866 में, तो इसके समय लगभग जो है 56 तत्वों की खोज हो चुका था। और इसने भी अपना आधार माना। तो इसने अपना आधार किसको माना, संगीत के जो 7 स्वर होते हैं ना, संगीत के 7 स्वर, इन संगीत के 7 स्वर को अपना आधार मानते हैं। कौन, जॉन न्यूलैंड। जो संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, ये 7 स्वर होते हैं। ये 7 स्वर को क्या मान लेते हैं, ये अपना आधार मान लेते हैं। और इसी के आधार पर जो आवर्त सारणी होते हैं, पीरियोडिक टेबल होते हैं, उस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स थे, लगभग 56 तत्व थे, इस 56 तत्वों को बांटने की कोशिश किया। और उन्होंने क्या बोल दिया, जो डोबर्नियर ने आवर्त नाम दिए थे, आवर्त शब्द दिए थे, उस आवर्त शब्द को यहाँ पर उन्होंने यूज किया।
क्या बोलते हैं कि जो इसके संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, पा धा नी। तो नी के बाद जो नी क्या है, सातवां है, तो सातवें के बाद जो आठवां क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। आवर्त का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होना। इस तरीके से सातवें के बाद जो आठवां क्या होना चाहिए, रिपीट। नी के बाद सा, फिर रा, फिर नी के बाद फिर सा। इस तरीके से ये क्या हो रहा था, रिपीट होना चाहिए। जो कि इसमें रिपीट होने के लिए इन्होंने आवर्त सारणी ने अपना यूज किया। किसको, संगीत के 7 स्वर लिए थे इसी को। इस तरीके से इन्होंने इस काम करने के बाद इन्होंने कितने ग्रुप बना दिए, 8 ग्रुप बना दिए। कितने ग्रुप, 8 ग्रुप बना दिए और 7 आवर्त पीरियोडिक बना दिए। 8 ग्रुप या वर्ग बना दिए और 7 पीरियोडिक, 7 लाइनें बना दिए। इस तरीके से इसमें कितने एलिमेंट फिट बैठ जाते हैं, 56 एलिमेंट फिट बैठ जाते थे। और उन्होंने कौन कौन से ग्रुप बनाए, तो जो 8 ग्रुप बनाए ना, हर एक ग्रुप में कितने एलिमेंट को रखा, 7 एलिमेंट को रखा। हर एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स को रख देते हैं, ये 7 एलिमेंट को रख देते हैं। तो कौन कौन से ग्रुप बनाए इसको देख लेते हैं और उसी के आधार पर इसका एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो पहला ग्रुप बनाया, पहला ग्रुप किसने बनाया, कौन बना रहे हैं, जॉन न्यूलैंड बना रहे हैं पहला ग्रुप। पहला ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट को रखे उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को रख दिया, लिथियम को रख दिया, गैलियम को रख दिया और किसको रख दिया, बोरान को रख दिया, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रख दिया पहले ग्रुप में। इन्होंने दूसरा ग्रुप बनाया, क्योंकि पहले ग्रुप में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इन्होंने दूसरा ग्रुप बनाया। दूसरे ग्रुप में इसने रख दिया, फ्लोरीन को रख दिया, सोडियम को रख दिया, मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को रख दिया, सिलिकॉन को रख दिया और फास्फोरस और सल्फर को रख दिया। इस तरीके से इन्होंने तीसरा ग्रुप बनाया। कौन सा ग्रुप, तीसरा ग्रुप बनाया। तीसरे ग्रुप में रख दिया, क्लोरीन को रख दिया, कैल्शियम को रख दिया, पोटेशियम को रख दिया, कैल्शियम को रख दिया, क्रोमियम को रख दिया, टेल्यूरियम को रख दिया और मैग्नीज और आयरन को रख दिया। इस तरीके से इन्होंने कितने ग्रुप बनाते हैं, 8 ग्रुप बनाते हैं। देखिए यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं पूरा ग्रुप नहीं लिख रहा हूं। हमको इतने में ही समझ में आ जाएगा कि इसने एक संगीत के 7 स्वर जो है कैसे यूज होता है, कैसे प्रयोग होता है और हर एक के बाद जो कि 8वें के 7वें के बाद क्या होना चाहिए, वो रिपीट होना चाहिए। तो किस तरीके से ये काम करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला ग्रुप बनाया, दूसरा, तीसरा ग्रुप बनाया, तो तीनों ग्रुप में मतलब इसने 8 ग्रुप बनाए थे और 7 आवर्त बनाए थे। ठीक है, तो ये रहा 7 आवर्त और 8 ग्रुप। जो पहला ग्रुप जो होता है, उस पहले ग्रुप का पहला एलिमेंट को लिया सबसे पहले, पहले ग्रुप का पहला एलिमेंट, दूसरे ग्रुप का पहला एलिमेंट और तीसरे ग्रुप का पहला एलिमेंट लेते हैं। पहले ग्रुप का पहला एलिमेंट परमाणु क्रमांक 1, दूसरे ग्रुप का पहला एलिमेंट परमाणु क्रमांक कितना, 9 और तीसरे ग्रुप का पहला एलिमेंट परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है। और जब ये इन तीनों को ऑर्बिट्स में बांटने की कोशिश किया, इसकी कक्षा में बांटने की कोशिश किया, तो पहली कक्षा तो 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। इसके दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बच गए। इस तरीके से जब इन्होंने क्लोरीन को बांटा तो पहली कक्षा फुलफिल, दूसरी कक्षा भी उसने ऑक्टेट रूल पूरा कर लिया, तीसरा कक्षा भी क्या कर लेते हैं, ये अपना ऑक्टेट रूल नहीं कर पाते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। इस तरीके से इसके पहली कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इन सब को जब क्या किया, इन्होंने तुलना किया, कंपेयर किया, तो उनको एक चीज का पता चला कि इनका गुण कैसा है, खासियत कैसा है, एक जैसा है। मतलब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों, क्योंकि इसको ये भी सब एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, ऑक्टेट रूल पूरा करना चाहते हैं। और जब ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए इन सबको क्या चाहिए, 1-1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब इनका गुण खासियत कैसा है, एक जैसा है। इस तरीके से जब इन्होंने देखा कि इन क्या रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रयोग करने की कोशिश किया, तो उनको पता चला कि हाइड्रोजन को कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है। ठीक है, इस तरीके से जब 7वें के बाद जब 8वां फ्लोरीन में आ जाते हैं तो फ्लोरीन को भी कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है। इस तरीके से फ्लोरीन के बाद किस में आ गए, क्लोरीन में, तो क्लोरीन को भी कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है। इस तरीके से जब पहले ग्रुप का दूसरा एलिमेंट को लिया, दूसरे ग्रुप का दूसरा एलिमेंट, तीसरे ग्रुप का दूसरा एलिमेंट को लिया, तो इसमें भी कितने की जरूरत हो रहा था, एक यहां पर क्या हो रहे थे, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे थे। देखिए यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन यहां पर कितने, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे थे। इस तरीके से तीसरे को लिया तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। इस तरीके से ये क्या हो रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था। मतलब जो ऑक्टेट का रूल पूरा करने के लिए रिपीट हो रहा था, और इसी ऑक्टेट को रूल पूरा करने के लिए जो रिपीट हो रहा था, जिसको न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल कहा जाता है।
जो ऑक्टेट रूल था किसको क्या कहा जाता है, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल कहा जाता है। और इसी के आधार पर ये रिपीट हो रहा था और इसी के जो सारेगामा संगीत के 7 स्वर होते हैं ना, यहीं से क्या हो रहा था, ये रिपीट, जी के 7वें के बाद 8वां क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन ये जो है यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो न्यूलैंड का जो आवर्त सारणी था, उस आवर्त सारणी में जो पहले ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन सा था, ये आपको पूछा जाता है। और उसका अंतिम एलिमेंट कौन सा है, ये आपको पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, पहला एलिमेंट तो आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अंतिम एलिमेंट कौन सा था, कौन सा, वो थोरियम। क्या था वो, थोरियम जो है अंतिम एलिमेंट, जो कि 56वां नंबर का एलिमेंट था। पहला एलिमेंट कौन सा था, हाइड्रोजन, और अंतिम एलिमेंट कौन सा था, वो थोरियम था। कौन, किसका, न्यूलैंड का जो आवर्त सारणी था उसमें। लेकिन जो न्यूलैंड का जो आवर्त सारणी था, पीरियोडिक टेबल था, वो कैल्शियम तक तो सही काम करता था। कहां तक, कैल्शियम तक सही काम करता था, ये कैल्शियम तक सही काम करता था इसका ऑक्टेट रूल। और कैल्शियम के बाद जो है इसका ऑक्टेट रूल काम करना बंद कर देता। और जब ये काम करना बंद कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, फेल हो जाता है। इस तरीके से ये इनका पहला कारण था फेल होने का। और दूसरा कारण ये था कि जो हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये क्या है, हैलोजन वाली एलिमेंट है। और इस हैलोजन के साथ इसने किसको रख दिया था, निकिल। देखिए यहां पर एक निकिल और कोबाल्ट को भी रख दिया था इसी ग्रुप में। इन्होंने इसी ग्रुप में किसको रख दिया था, निकिल और कोबाल्ट को भी रख दिया था। और जब निकिल और कोबाल्ट को रख दिया तो ये भी अपना ऑक्टेट रूल पूरा नहीं कर पाया, जिससे ये क्या हो जा रहा था, फेल हो जा रहा था। और ये क्या हो गया, मतलब न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल पूरा नहीं कर पाया तो फेल हो गया। तो इसी को पूरा करने के लिए, मतलब इसकी कमी को दूर करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आते हैं। कौन आ रहा है इस समय हमेशा की तरह एक नए साइंटिस्ट आते हैं 1869 में। 1869 में कौन आते हैं, मैंडलीफ। और मैंडलीफ किसकी कमी को दूर करने के लिए आ रहे हैं, ये न्यूलैंड्स की कमी को दूर करने के लिए आ रहे हैं। और मैंडलीफ जो आते हैं, तो देखिए इससे पहले सभी ने अपना आधार माना, तो मैंडलीफ भी अपना आधार मान लेते हैं। तो कब आ रहे हैं ये, 1869 में। 1869 में आ जाते हैं मैंडलीफ। और मैंडलीफ आते हैं तो इसके समय लगभग 63 तत्वों की खोज हो चुका था। और ये किसकी कमी को दूर करने के लिए आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं जॉन न्यूलैंड्स की कमी को दूर करने के लिए आ रहे हैं। और इनके समय 63 तत्व थे और इसने भी अपना आधार माना था। तो इसने अपना आधार माना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। किसको आधार माना था इन्होंने, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अपना आधार माना। तो अब आपके दिमाग पे क्वेश्चन जरूर उठना चाहिए कि इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों अपना आधार माना। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसलिए आधार माना, देखिए दूसरे एलिमेंट थे लेकिन उसको भी अपना आधार नहीं माना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही अपना आधार माना। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या कर लेते हैं, यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और इसी के आधार पर इन्होंने इसको आधार मानते हैं। और जब इन्होंने अपना बेस मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं, इसके बाद इन्होंने बहुत सारा कार्ड लिए, क्या लिए, कार्ड लेते हैं। और इस कार्ड में जितने भी एलिमेंट्स थे, 63 तत्व थे, उस 63 तत्वों को किसमें, कार्ड में क्या लिए, लिख लेते हैं, पूरे कार्ड्स में लिख लिए। अब कार्ड में लिखने के बाद ये इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो 8 ग्रुप बना दिए। कितने ग्रुप बना दिए उन्होंने, 8 ग्रुप बनाए और 6 आवर्त बनाए। देखिए ये आपको याद रखना है, इससे पहले न्यूलैंड थे, न्यूलैंड के समय कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे, लेकिन 7 आवर्त थे। लेकिन मैंडलीफ ने 8 ग्रुप बनाए और 6 आवर्त बनाए, 8 ग्रुप और 6 आवर्त बनाए। और इसी के आधार पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अपने आधार, जिसने अपना आधार माना था उसी के आधार पर। तो कौन कौन से जो उन्होंने ग्रुप बनाए उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ग्रुप बनाया था, जो पहले ग्रुप में किस किस को रख दिया, तो हाइड्रोजन को रख दिया, लिथियम को रख दिया, सोडियम को रख दिया, पोटेशियम को और रुबिडियम को, इस तरीके से इन्होंने रखा। दूसरे ग्रुप बनाने जिसमें बेरिलियम को रख दिया, मैग्नीशियम को रख दिया और कैल्शियम को रख देते हैं। इस तरीके से इतने में ही हमको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि स्पेस कम है। देखिए ये हमारा क्या है, एक आवर्त है, ये इस टाइप दिख रहा है, ये आवर्त है। और इधर जो दिख रहेंगे वो वर्ग रहेंगे या ग्रुप रहेंगे। तो जो पहले ग्रुप बनाए, पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप, तीसरे ग्रुप, और ये रहा कौन सा, आवर्त रहा। तो पहले ग्रुप बनाया, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहां से लिखते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो पहले ग्रुप है, पहले ग्रुप में सबसे पहले क्या लिया, आर नाम का कोई एलिमेंट मान लेते हैं।
पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट थे उसको क्या मान लिया उन्होंने, आर नाम का कोई एलिमेंट मान लेते हैं, जिनकी वैलेंसी संयोजकता को क्या मान लेते हैं, देखिए आर नाम का कोई एलिमेंट मान लिए जिसकी वैलेंसी संयोजकता को क्या मान लिया उन्होंने, +1 मान लिया। आर नाम का कोई एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी संयोजकता क्या है, पहले ग्रुप का +1 है। अब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आर नाम का तो पहला कोई एलिमेंट है, पहले आर ले लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने ऑक्सीजन के साथ एक्सपेरिमेंट किया। ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को इन्होंने क्या माना, आधार माना। आर क्या है, एक +1 इसकी वैलेंसी संयोजकता है ना, आर क्योंकि +1 इन्होंने माना था, और ऑक्सीजन की कितना होता है, -2 उसकी वैलेंसी होता है, हमको पता है। जब उन्होंने क्या किया, इसको क्रॉस किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इसको एक चीज, एक कंपाउंड मिला, R2O मिल जाता है। R2O नाम का एक कंपाउंड यौगिक मिल जाता है। और जब इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा, तो हाइड्रोजन का कितना, +1 होता है, ऑक्सीजन का -2, जब क्रॉस किया तो क्या मिल गया, यहाँ से H2O मिल गया। इस तरीके से लिथियम को रखा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो Li2O मिल गया। इस तरीके से ये जितने भी एलिमेंट्स का कंपाउंड मिल रहे थे ऑक्सीजन के साथ। और जब इन्होंने किसको रखने की कोशिश किया, किसको, हाइड्रोजन के साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो LiH लिथियम हाइड्राइड मिल गया। इस तरीके से सोडियम हाइड्राइड मिल रहे थे कि किसमें, इस तरीके से हमको जो पहले ग्रुप थे, इस पहले ग्रुप में R2O नाम का कोई यौगिक कंपाउंड मिल रहा था। जब इन्होंने दूसरे ग्रुप को देखा, तो दूसरे ग्रुप में क्या लिया, आर नाम का कोई एलिमेंट जिसकी वैलेंसी संयोजकता उन्होंने +2 मान लिया। देखिए यहाँ पर ये दूसरे ग्रुप है, इस दूसरे ग्रुप में आर नाम का कोई एलिमेंट लिया जिसकी संयोजकता +2 मान लिया। अब इस दोनों के साथ ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कैसा रिजल्ट आता है ये देखते हैं। देखिए आर नाम का कोई क्या है, एक एलिमेंट है जिसकी संयोजकता क्या है, +2 है, ठीक है। और इसने क्या लिया, सबसे पहले ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन के -2 होता है, तो जब इसको क्रॉस किया गया तो यहाँ से क्या मिल गया, RO, मतलब यहाँ पर जितने भी कंपाउंड यौगिक बनेंगे, क्या बनेंगे, RO नाम का एक यौगिक कंपाउंड बनेगा। और जब इसने किसके साथ रखा, मान लेते हैं बेरिलियम के साथ रख दिया, तो बेरिलियम ऑक्साइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम के रखा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम के रखा तो कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरीके से ये क्या बना रहे थे, एक ऑक्साइड बना रहे थे। और जब इन्होंने इस सब में तुलना किया, कंपेयर किया, तो उनको एक चीज का पता चला कि ये सब क्या हो रहे थे, परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में फिट बैठ रहे थे। मतलब उसके जो आवर्त सारणी, जो टेबल बनाए थे, जिसमें क्या ग्रुप बनाए थे, 8 ग्रुप और 6 आवर्त बनाए थे। 8 ग्रुप और 6 आवर्त में जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में फिट बैठ रहे थे। और इसने अपना आधार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को माना था। किसको माना था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और इस समय जो है नोबल गैस की खोज नहीं हुआ था। इस समय किसकी खोज नहीं हुआ था, नोबल गैस की खोज नहीं हुआ था। और यही कारण है जो इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अपना आधार माना था। इसी कारण जो है मेंडलीव को जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आधार मानने के ही कारण जो है मेंडलीव को आवर्त सारणी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल का फादर कहा जाता है मेंडलीव को। क्यों, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अपना आधार बेस माना था। लेकिन इसमें भी कुछ कमी रहता था। उस कमी को दूर करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आते हैं। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है आते हैं, लगभग 1913 में आते हैं एक नए साइंटिस्ट, जो कि एक ब्रिटिश सैनिक थे, जिनका नाम क्या था, हेनरी मोजले जब आते हैं, कब आ रहे हैं ये 1913 में। और ये 1913 में आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो है जो मेंडलीव थी, उस मेंडलीव की कमी को दूर करने के लिए आते हैं। जो मेंडलीव की कमी क्या था कि इनकी जो मूलभूत विशेषता क्या था कि इन्होंने जो परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रख रहे थे। जो आवर्त सारणी बनाया था ना, पीरियोडिक टेबल, उसमें परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रख दिए थे। किसने, मेंडलीव ने। तो उसी को दूर किया, उसी कमी को दूर करने के लिए आते हैं हेनरी मोजले। और हेनरी मोजले सबसे पहले क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार जब कोई भी एग्जाम होता है, देखिए मैं अपने एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से जो कोई भी एग्जाम होता है, तो एग्जाम में हम बच्चों को कैसे बैठाते हैं, रोल नंबर के आधार पर एक सीक्वेंस में बैठाते हैं ना, या फिर जब एडमिशन लिया जाता है तो इनरोलमेंट नंबर के आधार पर रजिस्टर में उसका नाम लिखा जाता है। ठीक इसी तरीके से जो हेनरी मोजले के समय जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी तत्व थे, उन तत्वों को क्या कर दिया उन्होंने, परमाणु क्रमांक संख्या के आधार पर
किसके आधार पर? एटॉमिक नंबर के आधार पर। किसके आधार पर? एटॉमिक नंबर के आधार पर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको आवर्त सारणी में रखा। और जब इन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा तो जो न्यूलैंड के समय कुछ समस्या आ रहा था। न्यूलैंड्स के समय क्या समस्या आ रहा था कि जो कोबाल्ट और निकिल फिट नहीं बैठ रहा था उस समय। कोबाल्ट का क्या होता है? लगभग परमाणु द्रव्यमान संख्या 58.9 होता है और 58.7 लगभग निकिल का होता है। लगभग इतना होता है उसका परमाणु द्रव्यमान संख्या, जो कि द्रव्यमान संख्या के आधार पर फिट नहीं बैठ रहा था। तो जो फिट नहीं बैठ रहा था वो जो हेनरी मोजले के परमाणु क्रमांक के आधार पर फिट बैठ गया। और जो कोबाल्ट था उस कोबाल्ट को कितने नंबर का स्थान मिला? 27वें नंबर का स्थान मिला। और निकिल को कितने नंबर का स्थान मिल जाता है? 28वें नंबर का स्थान मिल जाता है जब हेनरी मोजले के परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी में रखा तब। तो उनकी कमी को दूर हो गया, मतलब न्यूलैंड्स की कमी भी दूर हो गया इससे। और इस समय जो आइसोटोप थे, आइसोटोप जो समस्थानिक होते हैं, जैसे कार्बन का समस्थानिक होता है C612, C613 और C614, ये क्या होता है? आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक होते हैं। ये समस्थानिक में फिट नहीं बैठ रहा था परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर, जो कि हेनरी मोजले के परमाणु संख्या के आधार पर फिट बैठ जाते हैं। और कार्बन को कितने नंबर का स्थान मिलता है? 6वें नंबर का स्थान मिलता है। इस प्रकार हेनरी मोजले के परमाणु क्रमांक के आधार पर हेनरी मोजले के परमाणु क्रमांक के आधार पर ये सब फिट बैठता था। और इसीलिए जो है हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या कहा जाता है? इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक कहा जाता है या फादर कहा जाता है। इसीलिए जो है ये परमाणु क्रमांक के आधार पर ये सभी कमी दूर हो गया है, इसलिए इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी का क्या कहा जाता है? इसको जनक कहा जाता है। इस तरीके से जो जितने भी साइंटिस्ट हुए उस सब ने अपना अलग अलग प्रयोग किया, अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया कि तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर, किसी ने परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर, तो किसी ने उसकी वैलेंसी संयोजकता के आधार पर पीरियोडिक टेबल में रखने की कोशिश किया। अब हम इनके कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको हम जान लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या लाइनें होती हैं। तो ये जितने भी हमने पढ़े वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और यहाँ अभी हमारा क्वेश्चन मतलब खत्म नहीं हुआ कि पीरियोडिक टेबल खत्म नहीं हुआ है। यहाँ हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या इससे जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल से क्या क्या फैक्ट बनते हैं उसको हम पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो खड़े कॉलम होते हैं, जो खड़े कॉलम होते हैं जिनको बोलते हैं वर्टिकल लाइन बोलते हैं, वर्टिकल रेखा बोलते हैं ना, जो खड़े कॉलम होते हैं उस जिसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं, और जिसको वर्ग भी बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्लास भी बोलते हैं, जिसको ग्रुप या समूह भी बोला जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 17 है। मतलब जो आवर्त सारणी होते हैं उसमें जो खड़े कॉलम होते हैं, जिसको वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं, वर्ग भी बोलते हैं, क्लास भी बोलते हैं, ग्रुप भी बोलते हैं, समूह बोलते हैं, इनकी संख्या कितना है? 18 है। इनकी संख्या कितनी है? 18 है इनकी संख्या। और इस तरीके से दूसरा फैक्ट जान लेते हैं कि जो पीरियोडिक होता है जिसको हम आवर्त बोलते हैं, या जिसको रेखा भी बोला जाता है, जिसको लाइन भी बोला जाता है, इनकी संख्या कितनी है? 7 है। देखिए जो आपको मैं नाम बता रहा हूँ, कोई भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहां पर वर्ग, क्लास, ग्रुप कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये सब इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इस तरीके से तीसरा फैक्ट हम जान लेते हैं, जो पहले ग्रुप होते हैं, पहला खड़े कॉलम होते हैं या वर्ग, ग्रुप, क्लास, समूह जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? एल्केली मेटल कहा जाता है। एल्केली मेटल कहा जाता है, जिसको हम क्षारीय धातु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु भी बोलते हैं। पहले ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है? एल्केली मेटल, क्षारीय धातु कहा जाता है। ये सब ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे लिथियम ऑक्साइड बना रहे हैं, पोटेशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इस तरीके से ये जो पहले ग्रुप होते हैं, जो एल्केली धातु होते हैं या एल्केली मेटल होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। इस तरीके से हम दूसरा, तीसरा, चौथा फैक्ट जान लेते हैं। जो दूसरे ग्रुप होते हैं, जो दूसरे ग्रुप में हम पूछ गए, जो दूसरे ग्रुप होते हैं उसको हम एल्केलिन क्या कहते हैं? एल्केलिन अर्थ मेटल कहते हैं इसको, एल्केलिन अर्थ मेटल, जिसको हम पृथ्वी की क्षारीय धातु कहते हैं, पृथ्वी की क्षारीय धातु।
पृथ्वी की क्षारीय धातु कहा जाता है एल्केलिन मेटल। ये जो कहाँ से, अर्थ से प्राप्त होता है, इसलिए पृथ्वी की क्षारीय धातु कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब क्या होते हैं, पृथ्वी की क्षारीय धातु होते हैं, जो कि दूसरे ग्रुप में आते हैं जिसको हम एल्केलिन मेटल, अर्थ मेटल कहते हैं। पहले ग्रुप को एल्केलिन मेटल कहा जाता है, क्षारीय धातु, और दूसरे ग्रुप को पृथ्वी की क्षारीय धातु कहा जाता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम जिसमें आते हैं। इस तरीके से जब हम कौन से ग्रुप में पहुंच गए, 11वें ग्रुप में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से जब हम 11वें ग्रुप में पहुंच जाते हैं तो 11वें ग्रुप को क्या कहा जाता है, कोइनीज मेटल कहा जाता है। कोइनीज मेटल कहा जाता है, क्या कहते हैं, कोइनीज मेटल कहा जाता है 11वें ग्रुप को, जो कि क्या होता है, जो कॉपर होता है, गोल्ड होता है, सोना होता है ना, ये सब क्या होता है, चांदी होता है, ये सब क्या होता है, कोइनीज मेटल, जिससे सिक्का वगैरह बनता है, ये सब 11वें ग्रुप में आते हैं, जिसको हम कोइनीज मेटल कहते हैं। इस तरीके से जब हम 17वें ग्रुप में आ जाते हैं, कौन से ग्रुप में, 17वें ग्रुप में आ जाते हैं, जिसको हैलोजन ग्रुप भी कहा जाता है 17वें ग्रुप को। इस तरीके से जब हम 18वें ग्रुप में पहुंच जाते हैं, कौन से ग्रुप में पहुंच गए, 18वें ग्रुप में पहुंच जाते हैं, जिसको हम नोबल गैस या अक्रिय गैस भी बोलते हैं। नोबल गैस, या इसको बोला जाता है अक्रिय गैस भी बोला जाता है, या इसको कभी कभी शून्य ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 18वें ग्रुप को नोबल गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, या इसी को शून्य ग्रुप भी कहा जाता है। और इस ग्रुप में जो 18वें नंबर के ग्रुप है ना, इस 18वें नंबर के ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, तो इस 18वें नंबर के ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट है उसको जान लेते हैं। तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है और क्या है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन, क्या है ये, जीनॉन, और एक है रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडान है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। नियॉन का 10 होता है, और आर्गन का कितना होता है, 18, इसका होता है 36 और इसका 72 होता है, और इसका होता है हमारा रेडान का कितना होता है, 86 होता है। इस तरीके से जो होते हैं, जो किसको अक्रिय ग्रुप बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, नोबल गैस, जिसको 0 ग्रुप भी बोले जाता है, जिसके जो कि कौन से ग्रुप है, 18वें नंबर का ग्रुप है। उनमें कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। इस 6 एलिमेंट में जो है, जो कौन सा है, रेडॉन, ये वाली रेडॉन, ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, जबकि जो 5 जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो वायुमंडल में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। और इनको 0 ग्रुप क्यों कहा जाता है, इसको हम जान लेते हैं। तो 0 ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऑर्बिट्स में जब बांटते हैं तो इनकी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो 0 होती है। जैसे हम हीलियम को ले लेते हैं, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। पहली कक्षा ही कंप्लीट हो गया, मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो जाता है। जब हम नियॉन के बांटने की कोशिश करते हैं तो परमाणु क्रमांक तो 10 है, इनका परमाणु क्रमांक कितना है, 10। पहली कक्षा फुलफिल, दूसरी कक्षा भी अपना ऑक्टेट टूर पूरा कर लिया, मतलब इसके तीसरी कक्षा या अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 0 है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 0 ग्रुप कहा जाता है। इस तरीके से जितने भी 6 एलिमेंट है, सबको अगर हम इसके ऑर्बिट में बांटते हैं तो जितने भी है इसकी वैलेंसी संयोजकता क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए इसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है। इस तरह से कुछ फैक्ट्स हैं, और भी कुछ फैक्ट्स हैं, उसको भी लिख लेते हैं। तो अगला फैक्ट्स लिख लेंगे आप लोग, जो पहले ग्रुप के सभी एलिमेंट की वैलेंसी, जो पहले ग्रुप होते हैं ना, उस पहले ग्रुप के सभी एलिमेंट, जैसे पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप, उस पहले ग्रुप के सभी ग्रुप, जैसे लिख लेते हैं हम, हाइड्रोजन लिख लिए, लिथियम लिख लेते हैं, सोडियम इस तरफ को लिख लेते हैं। इसका 1 होता है, 3 होता है, इनका होता है 11 होता है। अब जब इनको ऑर्बिट में बांटे तो इनकी वैलेंसी 1 होता है, इनकी भी वैलेंसी संयोजकता क्या होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पहले ग्रुप होता है, वो पहले ग्रुप के सभी एलिमेंट की वैलेंसी संयोजकता क्या होता है, पहले ग्रुप के सभी वैलेंसी संयोजकता क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। जैसे एक है सभी में। अगर मैं दूसरे ग्रुप के बारे में बात किया, पहले ग्रुप हो गया, दूसरे ग्रुप को ले लेते हैं। चलो
दूसरे ग्रुप, तो दूसरे ग्रुप में क्या होता है, बेरिलियम आता है, बेरिलियम का 4 होता है ना, पर इसका ऑर्बिट में बांटा तो इसकी वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से तीसरे ग्रुप में गया, तीसरे ग्रुप में इसकी वैलेंसी 3, चौथे ग्रुप में गया तो चौथे ग्रुप में उसकी वैलेंसी क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। इस तरीके से जो है ग्रुप में पहले ग्रुप से दूसरे तीसरे ग्रुप में हम आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब हम लेफ्ट से राइट जाते जाते हैं, ग्रुप में लेफ्ट से राइट हम जाते जाते हैं, तो उसकी वैलेंसी संयोजकता क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। उनकी वैलेंसी संयोजकता क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसकी वैलेंसी क्या होता है, समान होता है। संयोजकता उनकी क्या होता है भैया, समान होता है। ये आपको याद रखना है। अगला फैक्ट्स देख लेते हैं कि अगला फैक्ट्स क्या कहते हैं। ये आपको पता हो गया। तो अगला फैक्ट है, जहां पर हमें एक सेल की जरूरत होती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, तो यहाँ पर कितने सेल की, के सेल, एक सेल की जरूरत है, क्योंकि परमाणु क्रमांक दोनों का 1 है और इसमें 2 है। इस तरीके से जब हम लिथियम के बारे में बात करते हैं तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो के और एल 2 सेल की जरूरत होगी। जब हम सोडियम के बारे में बात करते हैं तो सोडियम का 11, के एल एम, इस प्रकार 3 सेल की जरूरत हो जाती है। इस तरीके से जब हम आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं, जो पीरियोडिक होते हैं, तो हर एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स में जो क्या होते हैं, जो सेल की संख्या क्या होती है, समान होती है। लेकिन जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से जब हम नीचे आते हैं आवर्त सारणी में, तो जो सेल की संख्या क्या होती जाती है, यहाँ पर बढ़ती जाती है। सेल की संख्या क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तब। तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ पर कोई क्लास खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ इसके बाद भी हमको पढ़ना है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, धातु और अधातु के बारे में जानना है, आयनन ऊर्जा के बारे में जानना है, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऐसे सब जो है, इस सब जो टॉपिक है, ये सब जो है किसमें आते हैं, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में आते हैं। तो इन सबको भी पढ़ना है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।